जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। अवैध खनन मामले में सीबीआई को हाईकोर्ट से झटका, झारखंड सरकार को बड़ी राहत। साहिबगंज जिले के नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन बहस की और अपनी दलील में सीबीआई की जांच को अवैध करार दिया। दोनों पक्षों का फैसला सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। शुक्रवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने झारखंड सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि सीबीआई ने बिना सरकार की अनुमति की जांच शुरू की। उन्होंने यह भी बताया कि किसी कोर्ट में भी सीबीआई की जांच करने का आदेश नहीं दिया था, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। झारखंड हाईकोर्ट इस मामले की सीबीआई जांच पर पहले ही रोक लगा चुकी है। बता दें कि नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में अगर शुरुआती जांच में कुछ मिलता तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद सीबीआई की ओर से कोर्ट के आदेश में संशोधन की याचिका दायर की गई। इस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा कि आप आदेश को संशोधन की मांग क्यों कर रहे हैं? अगर कुछ तथ्य मिला है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सीबीआई ने पीई के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली और आगे की जांच शुरू कर दी। झारखंड सरकार ने इसका विरोध किया है। झारखंड सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि यदि सीबीआई को पीई में कुछ तथ्य मिला तो उसे सरकार के अनुमति से प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बिना सरकार से अनुमति लिए ही सीधे प्राथमिकी दर्ज कर ली। यह गलत है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने सीबीआई और झारखंड सरकार का पक्ष सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। खूंटी में भीषण सड़क हादसा, मौके पर 4 मजदूरों की मौत। खूंटी में हाईवा और टर्बो में सीधी टक्कर में 4 मजदूरों की मौत हो गई। घटना कर्रा प्रखंड के खुनसुली और चापी गांव के बीच हेसला जाने वाले मोड़ के पास हुई। दोनों वाहनों में टक्कर इतनी जोरदार थी कि टर्बो के 4 मजदूर उसके अंदर ही दबकर रह गए। हादसा के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद और क्रेन के जरिए टर्बो में दबे 4 मजदूरों को बाहर निकाला। मजदूरों की पहचान सीलादोन के रहने वाले दिनेश पाहन, लेबर पंकज मुंडा, सोमा पाहन और चेचवा दाग निवासी शनिचरवा बाखला के रूप में हुई। मजदूरों को बाहर निकालने के बाद सभी को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक की मौत, एक गंभीर। बाल बचे बीजेपी जिला अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री। गिरिडीह में 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री बाल बचे। एक हादसा देवरी के चतरो जमुआ मुख्य मार्ग में हुआ, जबकि दूसरा गिरिडीह डुमरी रोड में हुआ है। चतरो जमुआ मुख्य मार्ग पर देवरी थाना क्षेत्र के केनपुरा के पास हुए सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी लाया गया, जहां पर एक युवक ताज हसन अंसारी को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरे युवक अंसारुल अंसारी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे गिरिडीह रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक गिरोडी थाना क्षेत्र के लक्षुडी गांव निवासी 30 वर्षीय ताज हसन अंसारी और 32 वर्षीय अंसारुल अंसारी देवरी थाना परसाटाड़ गांव आए हुए थे, जहां से वापस लक्षुडी लौटने के दौरान नेकपुरा के पास ट्रक ने बाइक सवार युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में ताज हसन अंसारी की मौत हो गई। दूसरे हादसे में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और भाजपा प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा बाल बच गए। दरअसल ये भाजपा राष्ट्र परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए लिएन पारसनाथ से दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना होने जा रहे थे। तभी गिरिडीह डुमरी रोड पर बंदर कुप्पी के पास भाजपा नेताओं की गाड़ी एक बोलेरो से टकरा गई। यह हादसा गुरुवार की रात की है। गाड़ी में भाजपा जिला अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री के अलावा भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह और जिला उपाध्यक्ष महेंद्र वर्मा भी सवार थे। दुर्घटना में भाजपा प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं बोलेरो भागने में सफल रहा। जिला अध्यक्ष के हाथ में चोट लगी, वहीं विनय सिंह को आंख में चोट लगी है, जबकि गाड़ी पर सवार अन्य नेता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। घटना के बाद भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद घटना स्थल पर दूसरी गाड़ी लेकर पहुंचे, जिससे सभी नेता ट्रेन पकड़ने के लिए पारसनाथ स्टेशन रवाना हो गए।
बसंत सोरेन का मंत्री बनना तय, कांग्रेस और जेएम ने तय किए ये नाम, देखे लिस्ट। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार शुक्रवार को होना है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजभवन में चंपई सोरेन के 8 मंत्रियों को शपथ दिला सकते हैं। झामुमो से 5 और कांग्रेस कोटे से 3 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इस बीच कांग्रेस सूत्रों की जानकारी मिली है कि पार्टी को पुराने चेहरे पर ही भरोसा है। हेमंत सोरेन सरकार में शामिल मंत्री ही चंपई सोरेन की सरकार में शामिल होंगे। मालूम हो कि हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस के 3 मंत्री थे, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता। इस बार भी कांग्रेस आला कमान में इन्हीं तीनों के चेहरों पर भरोसा जताया है। कांग्रेस खेमा से ये बनेंगे मंत्री, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता। जेएम से ये बनेंगे मंत्री, बसंत सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, वैद्यनाथ राम और दिलीप बिरुआ। इससे पहले कांग्रेस खेमा से प्रदीप यादव, पूर्णिमा नीरज सिंह, राकेश कच्छप और दीपिका पांडे सिंह के नाम भी चर्चा पे थी। हालांकि कांग्रेस आला कमान ने पुराने 3 मंत्रियों पर भरोसा जताते हुए उनके नामों की सूची राजभवन को भेज दी है। जेएसएससी सीजीएल 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में हिरासत में लिए गए 5 छात्रों के मोबाइल से डेटा गायब। एसआईटी ने 5 का मोबाइल जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा। प्रश्न पत्र लीक मामले में चेन्नई की एजेंसी सतावत की लापरवाही आ रही सामने, कर्मियों से पूछताछ जारी। हिरासत में लिए गए 5 छात्रों को नोटिस देकर छोड़ेगी एसआईटी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल 5 छात्रों को हिरासत में लेकर एसआईटी पूछताछ कर रही थी। जांच में यह बात सामने आई कि उन्होंने सोशल मीडिया साइट के जरिए प्रश्न पत्र दूसरे को भेजा था। प्रारंभिक जांच में एसआईटी ने पाया कि इन 5 के मोबाइल से कई डेटा गायब हैं, इसलिए इन 5 के मोबाइल को एसआईटी ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। 5 को एसआईटी शुक्रवार को नोटिस देकर छोड़ेगी। नोटिस के तहत इनसे बॉन्ड भराया गया है कि जांच के दौरान जब भी जरूरत होगी इन्हें एसआईटी के बुलाने पर आना होगा। रांची के चान्हो और मांडर प्रखंड में भारी ओलावृष्टि, 1000 एकड़ में लगी फसल हो गई बर्बाद। रांची जिले के चान्हो व मांडर प्रखंड के दर्जनों गांव में बुधवार की शाम बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि के बाद खेतों में हर ओर तबाही का मंजर दिख रहा है। अनुमान है कि दोनों प्रखंडों में करीब 1000 एकड़ में लगी गेहूं, मटर, टमाटर, गोभी, सरसों, प्याज व धनिया पत्ता की फसल तबाही से बर्बाद हो गई है। ओलावृष्टि से सबसे अधिक चान्हो प्रखंड, जहां गेहूं, सरसों व सब्जी की फसल सबसे अधिक ही नुकसान पहुंच रहा है। सूखे की मार झेल रहे किसान अब ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर चिंतित हैं। बताया जाता है कि मांडर प्रखंड के कुरकुरा गांव के एक किसान तबरेज अंसारी 4 एकड़ में लगी गोभी की फसल बर्बाद देख गुरुवार की सुबह बार बार बेहोश हो जा रहा था। ग्रामीणों के अनुसार बुधवार की ओलावृष्टि से उसे करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उसने खेत में 4000 गोभी के पौधे लगाए थे जो तैयार हो चुके थे। दोनों प्रखंडों में दर्जनों किसान हैं जिनकी 4 से 5 एकड़ में लगी फसल व सब्जी की ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई। ग्रामीणों के अनुसार भारी ओलावृष्टि से गुड़गुड़ जारी गांव में कई खपरेल मकान को भी नुकसान पहुंचाया। गांव में ओलावृष्टि का आलम यह था कि यहां 18 घंटे बाद गुरुवार की दोपहर तक गड्ढों में 1-1 फीट तक बर्फ जमे थे। बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामीण व किसान अब सरकार से मुआवजे की आस लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार जल्द से इसके लिए पहल करे और क्षति का आकलन करा अविलंब मुआवजे का भुगतान करे। इधर बारिश व ओलावृष्टि से क्षेत्र में फसलों को हुई भारी नुकसान की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने प्रभावित गांवों का दौरा किया। फसल के नुकसान का जायजा लेने के बाद किसानों को भरोसा दिलाया कि वह मुआवजे को लेकर संबंधित पदाधिकारियों से बात करेगी। स्थानीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की भी प्रभावित गांवों में किसानों से मिलने पहुंची। वित्त विभाग के सचिव बोले, बैंकिंग में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की समस्या है तो बताएं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड की 86वीं बैठक गुरुवार को धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुई। वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि छात्रों को शिक्षा ऋण मिल रहा है, लेकिन ST/SC के छात्रों को जरूरत के अनुसार शिक्षा ऋण नहीं दिया जा रहा है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिन भी जगहों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की समस्या है
तो हमें इसके बारे में जानकारी दें। इसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। मकसद है कि हर लोगों को बैंकिंग सुविधा आसानी से मिल सके। बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय के कार्यकारी निर्देशक SLBC झारखंड के अध्यक्ष M कार्तिकेयन ने कहा कि वर्तमान में झारखंड का CD रेशियो 46.27% है। अगले वित्तीय वर्ष में इसे 60% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कहा कि देश के आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में बैंकों की अहम भूमिका है। उन्होंने बकरी पालन, सुअर पालन, मछली पालन आदि गतिविधियों के लिए अधिक से अधिक ऋण देने का आग्रह किया। इस दौरान नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर पर भी विमोचन किया गया। SLBC के GM मनोज कुमार ने कहा कि प्रदेश में कुल बकाया ऋण पहली बार 1.50 लाख करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर चुका है। यह पिछले साल की दिसंबर तिमाही में 16.42% अधिक है। प्रदेश में ऋण जमा अनुपात में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। यह दर्शाता है कि राज्य के बैंक ऋण देने में सहयोग कर रहे हैं। श्री कुमार ने राज्य सरकार से बीमा लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट के आधार पर KCC ऋण की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख करने का आग्रह किया है। नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय झारखंड के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कृष्णा जहांगीरदार ने कहा कि बैंकों को कृषि ऋण विशेष का पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए सरकार के सभी विभागों में पारंपरिक संबंध स्थापित कर काम करना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की आमदनी बढ़ सके। RBI रांची क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रदेश के CFL द्वारा 4 लाख से अधिक लोगों को विगत वर्षों में वित्तीय साक्षर किया गया है। SLBC के वरीय प्रबंधक रोशन चौधरी ने पावर प्लांट प्रोजेक्ट दिया। धन्यवाद ज्ञापन SLBC झारखंड के उप महाप्रबंधक अनिल जगदीश यादव ने दिया। राज्य ऋण जमा अनुपात में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में जहां ऋण जमा अनुपात 44.44% रहा, वहीं इस वर्ष यह बढ़कर 46.27% हो गया है। इस प्रकार साल दर साल यह बढ़ोतरी 4.12% रही। झारखंड में वित्तीय समावेशन में खासकर प्रधानमंत्री जन धन योजना में कुल 1.82 करोड़ खाते विभिन्न बैंकों से खुले हैं। राजधानी समेत झारखंड में बालू की भारी दिक्कत। कालाबाजारी की वजह से निर्माण कार्य समेत हो रहे हैं ये परेशानी। राजधानी रांची समेत राज्य भर में बालू की भारी दिक्कत हो रही है। रांची में 10,000 रुपए प्रति हाईवा मिलने वाला बालू ब्लैक में 40,000 रुपए में मिल रहा है। वहीं 3,000 रुपए प्रति टर्बो की कीमत अब 6,500 से 7,500 तक हो गई है। वह भी काफी मुश्किलों के बाद मिल पाता है। वजह है रांची में स्थित 19 बालू घाटों में एक भी बालू घाट चालू नहीं है। पूरे राज्य में केवल 21 बालू घाट चालू है। रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा इन जगहों से रांची में बालू मंगाया जा रहा है। वह भी चालान होने पर ही मिल रहा है। कई लोग चोरी छिपे बालू लाते हैं, जिसके कारण इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। ब्लैक में बालू मिलने के कारण आम लोग अपने घरों में सामान्य निर्माण कार्य भी टाल रहे हैं। दूसरी ओर मजदूरों को भी काम नहीं मिल रहा है। इस कारण कई मजदूर पलायन कर रहे हैं। राज्य में निर्माण कार्य में लगभग 8 लाख मजदूर कार्यरत हैं। इसमें से 1 लाख मजदूर राजधानी रांची व आसपास के हैं। इन मजदूरों पर अब कारोबार के संकट हैं। कई मजदूर तो पलायन कर दूसरे राज्य को रुख करने लगे हैं। झारखंड बालू ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप साव ने कहा कि यह विडंबना है कि जिस राज्य में हर 10 से 15 मीटर पर नदी है, वहीं लोग एक मिट्टी बालू के लिए तरस रहे हैं। ट्रक चालक काम छोड़कर दूसरे राज्य जा रहे हैं। निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर अब पड़ोसी राज्य में काम की तलाश कर रहे हैं। एक साजिश के तहत राज्य में बालू का मामला उलझाया जा रहा है ताकि दर बढ़ सके और लोग ब्लैक में खरीदने के लिए विवश हो सके। पूर्व सीएम मधु कोड़ा 2 मामले में पीएमएलए कोर्ट में हुए हाजिर। पूर्व सीएम मधु कोड़ा गुरुवार को 2 मामले में पीएमएलए के विशेष कोर्ट में हाजिर हुए। पहला राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का है। इस मामले में सुनवाई की तिथि कोर्ट ने 5 मार्च निर्धारित की है। वर्ष 2006 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए झारखंड को केंद्र से 467.76 करोड़ रुपए मिले थे। इसके तहत झारखंड के 6 जिलों के 27,359 गांवों का विद्युतीकरण करना था।
आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी IVRCL को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित 6 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का टेंडर दे दिया था। टेंडर देने के लिए लेन देन का आरोप था। इस मामले में मधु कोड़ा को 30 जुलाई 2013 को जमानत मिली थी। दूसरा मामला आय से अधिक संपत्ति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। आयकर रिटर्न नहीं भरने के मामले में सिंहभूम से कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा ने गुरुवार को CJM सह आर्थिक अपराध के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सरेंडर किया। अदालत ने 10-10 हजार के 2 मुचलकों पर उन्हें जमानत दी। अदालत ने गीता कोड़ा की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार के पक्ष पर रखा। इससे पहले 19 जनवरी को कॉमर्शियल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने गीता कोड़ा को अग्रिम जमानत दी थी। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2009 से 10 में आयकर रिटर्न नहीं भरने पर और मामले से सही जानकारी नहीं देने के आरोप में 4 जनवरी 2012 को केस दर्ज किया गया था। गीता कोड़ा ने राहत देने के लिए 20 दिसंबर को कोर्ट के अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इससे पूर्व मामले में गीता कोड़ा झारखंड हाईकोर्ट भी गई थी। 5 साल तक मामले पर स्टे रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी। स्टे की अवधि समाप्त होने के बाद गीता कोड़ा को कोर्ट की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। कोहरे से होगी सुबह की शुरुआत, दिन में साफ रहेगा मौसम, गिरेगा पारा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से झारखंड में गुरुवार को भी गुमला, खूंटी, सिमडेगा सहित चाईबासा, सरायकेला, खरसावां आदि इलाके में वर्षा व ओलावृष्टि हुई। सुबह में घने कोहरे से जहां लोगों को परेशानी हुई, वहीं दिन भर बादल छाए रहे। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को भी सुबह कोहरा रहेगा, जबकि दिन में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि अगले दिन तक न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी, जबकि इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। रांची में पिछले 24 घंटे में 33.2 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि 1 जनवरी 2024 से गुरुवार तक रांची में 58 मिमी बारिश हुई। 17 जनवरी को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होने के कारण 2 दिन बाद यानी 19 फरवरी को एक बार फिर मौसम में बदलाव के संकेत हैं। बादल छाए रहेंगे, ठंडी हवा चलने से न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। हालांकि अब तक बारिश होने की संभावना कम है। इस बीच मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, गुमला जिले में येलो अलर्ट तथा सिमडेगा, पूर्व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मौसम में अचानक इस तरह से बदलाव में खासकर ओलावृष्टि को लेकर किसानों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। ओलावृष्टि से आम की फसलों में फूलों की झड़ने की आशंका है। इसके अलावा टमाटर सहित सब्जियों का नुकसान हो सकता है। दलहनी फसलों में फफूंद रोग देखा जा सकता है। इस स्थिति में किसानों को कहा गया है कि तैयार सब्जी या फसलों को कटाई कर सुरक्षित स्थानों में रख दें। गन्ने तथा अमरूद के फसलों को रस्सी से बांध लें ताकि फसल गिर न सके। सभी खड़ी फसलों में जल निकासी का उचित इंतजाम करें। आने वाले 2 दिनों तक किसी भी तरह का छिड़काव नहीं करें। ओलावृष्टि के बाद क्षतिग्रस्त फसलों में 2% यूरिया का छिड़काव करें। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। मवेशियों को घर में अच्छी तरह से ढक कर रखें। सब्जियों की नर्सरी को पॉली हाउस में सुरक्षित रखें या पॉलीथीन से ढक दें। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।